अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, टुडे वी विल डिस्कस द कलेक्टिव मॉडल। तो हम लोगों ने अभी तक जो मॉडल स्टडी किए हैं वो है लिक्विड ड्रॉप मॉडल और सेकंड वन वाज शेल मॉडल। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल में हमारे पास क्या था कि इसकी जो बाइंडिंग एनर्जीज थी वो कुछ न्यूक्लियाई की जो थी वो रॉन्ग एस्टिमेटेड थी। मींस कि उनकी जो एक्चुअल वैल्यू थी वो बाइंडिंग एनर्जीज़ की ज़्यादा थी, जबकि बाइंडिंग एनर्जी जो फार्मूला से हम लोगों ने कैलकुलेट की थी सेमी एम्पिरिकल मैथ्स फार्मूला से, वो उसकी वैल्यू कम आई थी, जिसकी वजह से हमें शेल मॉडल की ज़रूरत पेश आई। अगेन जब हम लोगों ने शेल मॉडल से फाइंड आउट की डिफरेंट बाइंडिंग एनर्जीज़ की वैल्यूज़ को, तो वो बिल्कुल ठीक, इसने शेल मॉडल के अकॉर्डिंगली बिल्कुल ठीक थी, लेकिन पैरिटी, एंगुलर मोमेंटम और एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जीज़ थी वो शेल मॉडल के थ्रू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये लिमिटेशंस हैं शेल मॉडल की कि शेल मॉडल में हमें क्वाड्रुपल मोमेंट के बारे में भी नहीं पता चलता और एक्साइटेड स्टेट में एनर्जीज़ का नहीं पता चलता न्यूक्लियाई की, ग्राउंड स्टेट में एनर्जीज़ का पता चलता है, एक्साइटेड स्टेट में नहीं पता चलता। एक्साइटेड स्टेट में पैरिटी और स्पिन के बारे में भी जो है वो नहीं पता चलता। तो कलेक्टिव मॉडल में क्या था, कलेक्टिव मॉडल ने दोनों मॉडल्स को जो है वो कंबाइन किया, लिक्विड ड्रॉप मॉडल को भी और शेल मॉडल को भी, और जो है एक कलेक्टिव मॉडल जो है वो बनाया। इसमें जो एडिशनल चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसकी रोटेशनल मोशन भी होती है और वाइब्रेशनल मोशन भी होती है। रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन की वजह से जो है न्यूक्लियस की एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती है और एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी जो है वो इसके थ्रू फाइंड आउट की जा सकती है। तो सबसे पहले हम वाइब्रेशनल मोशन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग रोटेशनल मोशन को डिस्कस करेंगे। तो जो न्यूक्लियस की शेप है वो वाइब्रेट करती है कुछ मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई के अंदर। अगर हम लोग बात करें कि इक्विलिब्रियम शेप क्या होती है, तो इक्विलिब्रियम शेप जो न्यूक्लियाई की है वो है स्फेरिकल। तो इवन न्यूक्लियाई के अंदर हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो स्फेरिकल होती है। और अगर हम जनरली देखें तो इवन न्यूक्लियाई जिनमें मास नंबर जो है वो 150 से कम होता है, तो उनकी जो ग्राउंड स्टेट है वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल होती है। तो ये स्फेरिकल शेप जो है ये वाइब्रेट कर सकती है। इसमें तमाम न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूक्लियॉन्स होंगे वो वाइब्रेट करेंगे। तो जब सारे न्यूक्लियॉन्स जो है वो वाइब्रेट करेंगे तो हो सकता है कि वो उसकी शेप जो है वो स्फेरिकल ही रहे, या फिर ड्यूरिंग वाइब्रेशन उसकी जो इक्विलिब्रियम स्फेरिकल शेप है वो चेंज हो सकती है। तो हम एक न्यूक्लियस जो है उसको अज्यूम करेंगे इसमें कि वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, और जिस तरह से एक ड्रॉप है उसकी शेप चेंज होती है जब उसको स्क्वीज़ किया जाता है या फिर उसको एक्सपेंड किया जाता है तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। इसी तरह से ही जब शेप वाइब्रेशंस होंगी तो डिफरेंट वेज में जो है वो शेप वाइब्रेशंस होंगी और उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी, फिर उसकी शेप जो है वो स्फेरिकल नहीं रहेगी। तो जब भी शेप वाइब्रेशंस होंगी, डिफरेंट शेप्स प्रोड्यूस होंगी, तो क्या होता है कि ये एनर्जी जो है वो न्यूक्लियस को देता है। तो जो एनर्जी है वो शेल मॉडल के अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारे पास जो है शेप न्यूक्लियस की जो है वो स्फेरिकल ही रहती है तो हम कहते हैं कि इसकी एनर्जी जो है वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी के इक्वल है, और अगर जो है इसमें शेप चेंज होती है शेप वाइब्रेशंस में तो हम कहते हैं इसकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। और इसके अलावा ये जो शेप वाइब्रेशंस हैं ये क्वांटाइज्ड होती हैं और इनके डिफरेंट मोड्स होते हैं, जैसे क्वाड्रुपल मोड ऑफ वाइब्रेशन, ऑक्टुपल मोड ऑफ वाइब्रेशन, इस तरह से इसके डिफरेंट मोड्स होते हैं। तो जब किसी एक पर्टिकुलर मोड की बात करेंगे, जैसे हम क्वाड्रुपल मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करेंगे, तो वो एक पर्टिकुलर एनर्जी जो है वो कोरिस्पॉन्ड करेगा। दूसरा मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा तो उसकी एनर्जी डिफरेंट होगी, और हमारे पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल्स होते हैं ये शेल मॉडल की स्कीम के अंदर ये स्टेट को ऑक्यूपाई करते हैं।
इसके बाद वाइब्रेशनल एनर्जीज़ की बात करते हैं। हमारे पास वाइब्रेशनल एनर्जीज़ और इसके मोड ऑफ़ वाइब्रेशंस की बात करते हैं कि किस किस मोड ऑफ़ वाइब्रेशन में हमारे पास जो है वो शेप क्या होगी और उसकी एनर्जी क्या होगी। तो किसी भी न्यूक्लियस की शेप को अगर हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, हम कहते हैं कि इसकी स्फेरिकल शेप है। जब उसकी स्फेरिकल शेप है, इट मीन्स कि उसकी ओरिजिन से जो उसका रेडियस है वो सेम है, उसका जो बाउंड्री है वो थीटा फाई के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। इसका मतलब कि हमारा न्यूक्लियस जो है वो स्फेरिकल है। न्यूक्लियस स्फेरिकल है, इसका मतलब जो हमारे पास ओरिजिन से डिस्टेंस है सरफेस पॉइंट्स का वो सेम है। इसका मतलब है कि जो इसका डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा, तो हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो स्फेरिकल है। लेकिन अगर हमारे पास स्फेरिकल नहीं होता तो हम कहते हैं डिस्टेंस जो है, जो आर है, वो थीटा और फाई का फंक्शन हो जाता है। तो हमारे पास जो शेप है वो स्फेरिकल से उसकी नॉन स्फेरिकल शेप हो जाती है और इसकी सरफेस कोरिस्पॉन्डिंगली स्फेरिकल से नॉन स्फेरिकल हो जाती है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास आर जो है वो थीटा फाई का फंक्शन होता है। तो इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेरिकल हार्मोनिक्स की फॉर्म में जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है स्फेरिकल हार्मोनिक्स का वाई थीटा फाई। तो जो यहाँ पे हमारा एल और एम है वो कोरिस्पॉन्ड कर रहे हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को न्यूक्लियस के। तो क्योंकि हमारा ये शेल मॉडल ही है, जितनी भी एक्साइटेड स्टेट्स होंगी वो शेल मॉडल स्कीम के अंदर ही ऑक्यूपाई होंगी। तो हमारे पास जो है जो शेप वाइब्रेशंस हैं वो इसके साथ ही, इसकी अल्टरनेटिव नहीं है, मींस के हमने इसकी बजाय कोई और वैल्यू नहीं देनी उसको, हमने इसके अंदर ही उसको जो है वो इसकी स्टेट्स को कंप्लीट करना है। तो ये अल्टरनेटिव नहीं है लेकिन एडिशन है शेल मॉडल के अंदर, क्योंकि शेल मॉडल की स्टेट्स में हम लोगों ने ग्राउंड स्टेट में बात की थी, एक्साइटेड स्टेट में बात नहीं की थी। जब एक्साइटेड स्टेट होगी इसका मतलब उसमें कुछ ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फार्मूला में जो हम एल और एम है उसको रिप्लेस कर देंगे लैम्डा और म्यू से। तो जो हमारा आर का रिलेशन है वो इस तरह से हो जाएगा, दिस वन, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहा। तो फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0, सबसे पहले हम लैम्डा इज इक्वल टू 0 की बात करते हैं। जब हमारा लैम्डा जो है वो 0 है, तो ये देखें ये 0 से इन्फिनिटी तक है, तो हम सबसे पहले लैम्डा इज इक्वल टू 0 की बात करते हैं। जब लैम्डा इज इक्वल टू 0 है तो जो इक्वेशन है वो हो जाएगी हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि ये जो हमारे पास वैल्यू है ये कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि हमारा रेडियस जो है ये कांस्टेंट है। रेडियस कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि हमारे पास जो है ये फंक्शन नहीं रहा थीटा और फाई का, ये कांस्टेंट है, ये एक स्फेरिकल शेप को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स कि जब लैम्डा इज इक्वल टू 0 होगा तो शेप हमारी स्फेरिकल होगी। तो अगर यहाँ पे वाइब्रेशंस जो हैं वो होती हैं तो वो स्फेरिकल शेप के अराउंड ही होंगी, और अगर वाइब्रेशन नहीं होती तो इसकी शेप स्फेरिकल ही रहेगी। इसका मतलब कि जब लैम्डा इज इक्वल टू 0 है इसमें हमारे पास स्फेरिकल शेप ही मेंटेन रहेगी, और अगर वाइब्रेशंस हो भी रही हैं तो वो स्फेरिकल शेप के इर्द गिर्द होंगी। उसके बाद बात करते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 1 की। अब लैम्डा इज इक्वल टू 1 है, अब ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, अब हमारे पास जो है शिफ्ट हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास जो है न्यूक्लियस का वो राइट या लेफ़्ट पे जाएगा, मूव करेगा। तो इसमें अब क्या हो रहा है कि अब इसमें जो है वो सेंटर ऑफ मास जो है वो शिफ्ट कर रहा है, और इसमें पूरा न्यूक्लियस जो है ये मूव कर रहा है। तो इसमें हमारे पास जो है वो शेप वाइब्रेशंस नहीं है, ये न्यूक्लियस की वाइब्रेशंस हैं। न्यूक्लियस जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, इसमें शेप वाइब्रेशंस प्रोड्यूस नहीं हो रही, लेकिन इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज होगी, क्योंकि हमारा न्यूक्लियस जो है वो शिफ्ट कर रहा है राइट एंड लेफ़्ट साइड पे, लेकिन ये एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। इसके बाद अब बात करते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए। तो जब हम लैम्डा इज इक्वल टू 2 की तरफ जाते हैं तो ये हमारे पास लोएस्ट शेप वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट करेगा। इट मीन्स कि शेप वाइब्रेशंस की जो लोएस्ट स्टेट है वो एट लैम्डा इज इक्वल टू 2 के ऊपर है। उसके बाद लैम्डा इज इक्वल टू 3, लैम्डा इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। तो ये हम लैम्डा इज इक्वल टू 2 की बात करते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 को जो है वो हम बोलते हैं कि ये हमारा क्वाड्रोपोल मोड ऑफ वाइब्रेशंस है। इसमें क्या होता है, सेंटर ऑफ मास जो है वो मूव नहीं कर रहा, हमारे पास सेंटर ऑफ मास जो है वो सेंटर जो है वो यही रहेगा,
लेकिन हमारे पास शेप जो है वो यहाँ पे चेंज होगी। तो जिसकी वजह से शेप चेंज होने की वजह से हमारे पास यहाँ पे ये मोड ऑफ वाइब्रेशन जो है ये बन जाएगा। तो ये जो है ये एनर्जी लेवल जो है एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी वजह से एनर्जी लेवल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। अब इसमें क्या है, एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली चेंज नहीं हो रही। हमारे पास ये एक स्पेसिफिक मोड ऑफ वाइब्रेशन है, इसमें क्वांटाइज्ड होगी एनर्जी। फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि हमारे पास इसमें सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो इसमें वाइब्रेट करते हैं। शेप वाइब्रेशंस में सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स जो हैं ये मूव कर रहे हैं। वाइब्रेशन में जो एनर्जी है ये हमारे पास होती है h का ओमेगा 2। ओमेगा जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो ओमेगा 2 जो है वो क्वाड्रुपल मोड ऑफ वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब ये हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 2 पे जो है जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा 2 होगी। लैम्डा इज इक्वल टू 3 पे इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ओमेगा 3 हो जाएगी। लैम्डा इज इक्वल टू 4 के ऊपर इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास ओमेगा 4 हो जाएगी। इसमें जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर वो मूव करते हैं, वो फंक्शन होते हैं थीटा और फाई का। तो हमारे पास हर शेप वाइब्रेशन में एक पर्टिकुलर जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसको वो कोरिस्पॉन्ड कर रहा होता है। कोई भी शेप वाइब्रेशन जो है, जैसे क्वाड्रुपल मोड ऑफ वाइब्रेशन है वो एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेंगी। फॉर एग्जांपल लैम्डा इज इक्वल टू 2 है तो के इज इक्वल टू 2 के जो है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। तो उस पर ऑर्बिटल मोमेंटम जो है वो 2 होगा। जब लैम्डा इज इक्वल टू 3 होगा तो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो 3 होगा। इसका मतलब हर शेप वाइब्रेशन जो है, हर मोड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो किसी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को कोरिस्पॉन्ड करती है। इसका मतलब इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एनर्जी जो है उसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। और ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो शेल मॉडल के अंदर हमारे पास सब लेवल्स के तौर पे आती हैं। और इसी तरह से ही एंगुलर मोमेंटम और पैरिटी जो है वो भी इसकी डिस्क्राइब की जा सकती है। तो जब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो शेप वाइब्रेशंस हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा इजी बात यह है कि हम इन टर्म्स ऑफ फोनॉन बात करें। हम कहते हैं कि जब भी हमारे पास जो है वो एक पर्टिकुलर मोड ऑफ वाइब्रेशन होती है, जब भी हमारे पास जो है वो शेप वाइब्रेशन होती है, तो वहाँ पे एक फोनॉन जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो फोनॉन की एनर्जी क्या होती है, जो हमारे पास वाइब्रेटिंग न्यूक्लियस की एनर्जी होती है वही हमारे पास उस फोनॉन की एनर्जी होती है, विच इज़ इक्वल टू h का ओमेगा 2। इसके बाद अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास क्वाड्रुपल मोड ऑफ वाइब्रेशन है, उसमें हमारा एक फोनॉन है, ठीक है, तो वो कॉरिस्पॉन्ड करेगा h का ओमेगा 2 को। अगर 2 फोनॉन्स क्रिएट हो रहे हैं तो वो 2h का ओमेगा 2 को कॉरिस्पॉन्ड करेंगे। अगर 3 फोनॉन क्रिएट हो रहे हैं तो वो 3h का ओमेगा 2 को रिप्रेजेंट करेंगे। ओमेगा 2 चेंज नहीं होगा क्योंकि ओमेगा 2 कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है एक पर्टिकुलर मोड ऑफ वाइब्रेशन को, क्योंकि इसका मोड ऑफ वाइब्रेशन जो है ये क्वाड्रुपल मोड ऑफ वाइब्रेशन है। इसमें लैम्डा इज इक्वल टू 2 है तो इसका कॉरिस्पॉन्डिंग ओमेगा इज इक्वल टू 2 होगा। और अगर फोनॉन्स इंक्रीज़ करेंगे तो एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है h का ओमेगा 2 या फिर 2h का ओमेगा 2 या 3h का ओमेगा 2 इस तरह से इंक्रीज़ करेगी। तो सबसे पहले हम वन फोनॉन ऑफ लैम्डा 2 टाइप की बात करते हैं। एनर्जी जो है h का ओमेगा 2 है, इसका एंगुलर मोमेंटम k2 है, k इज इक्वल टू 2 है। मोड ऑफ वाइब्रेशन क्वाड्रुपल है तो इसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं होगा, चाहे एक फोनॉन हो, 2 फोनॉन हो, 3 फोनॉन हो, ये चेंज नहीं होगा। अब पैरिटी की बात करते हैं। पैरिटी पॉजिटिव है, पैरिटी इवन है बिकॉज लैम्डा इज इक्वल टू इवन है तो इसकी पैरिटी भी इवन होगी। तो ये क्वाड्रुपल मोड ऑफ वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। और लोएस्ट काइंड ऑफ एनर्जी जो है वो 1 फोनॉन है इसकी। 2 फोनॉन के लिए एनर्जी हो जाएगी 2h का ओमेगा 2 और इसमें हमारे पास जो है वो ये नेक्स्ट रिप्रेजेंट करता है, इसकी एनर्जी 2h का ओमेगा 2 है। अब टोटल एंगुलर मोमेंटम हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इस मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए। वो क्या होगा, अगर 2 फोनॉन हैं तो दोनों फोनॉन के एंगुलर मोमेंटम को हम लोग ऐड अप कर देंगे, ये दिस वन, तो ये हमारे पास जो है वो 2 + 2 आ जाएगा। तो ये इक्वल होगा 0, 2, 3, 4। 1 क्यों नहीं है, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास जो है वो शेप वाइब्रेशंस नहीं थी। इसी तरह से लैम्डा इज इक्वल टू 3 यहाँ से हम लोग निकाल देंगे, स्किप कर देंगे, क्योंकि ये आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, इनके लिए हमारे पास ऑड नंबर जो है वो अपेयर नहीं होगा। तो इट मीन्स अगर 2 फोनॉन हैं तो उनके लिए हमारे पास जो इसका एंगुलर मोमेंटम है, टोटल एंगुलर मोमेंटम, वो 0, 2, 4 इस तरह से होगा। और इसकी
पैरिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि अगर हमारे पास जो फर्स्ट फोनॉन है वो भी पॉजिटिव है, सेकंड फोनॉन भी पॉजिटिव है, तो पैरिटी किस तरह से होगी, 1 × 1, तो 1 होगी, हमारे पास पॉजिटिव पैरिटी होगी। इसी तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 0+ के साथ, 2+ के साथ या 4+ के साथ। ये इसकी मोड ऑफ वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद 3 फोनॉन जो है वो वाइब्रेशन ऑफ लैम्डा 2 टाइप। अब लैम्डा जो है वो 2 ही है, लेकिन इसमें 3 फोनॉन्स हैं। जब 3 फोनॉन्स हैं तो इसकी एनर्जी 3h⁻² के इक्वल हो जाएगी। और जब हम इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि एक के लिए k = 2 है, 3 के लिए 2 + 2 + 2, तो ये 0+, 2+, 4+, 6+ को रिप्रेजेंट करेगा। पैरिटी जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि 3 फोनॉन्स हैं, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रहेगी इसकी पैरिटी। तो इसी तरह से ही हमारे पास 1 फोनॉन के लिए एनर्जी h⁻², 2 फोनॉन्स के लिए 2h⁻², 3 फोनॉन्स के लिए 3h⁻²। इस तरह से जब फोनॉन नंबर्स इंक्रीज़ करता जाएगा लैम्डा 2 टाइप के लिए, तो एनर्जी कोरिस्पॉन्डिंगली इंक्रीज़ करती जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं फॉर लैम्डा = 3 टाइप। अब लैम्डा = 3 टाइप को हम लोग बोलते हैं ऑक्टोपल मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो ये भी एक पर्टिकुलर मोड ऑफ वाइब्रेशन है। इसमें जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो ω3 होगी। सबसे पहले 1 फोनॉन के लिए बात करते हैं। 1 फोनॉन के लिए एनर्जी होगी h⁻²। 2 फोनॉन्स के लिए हमारे पास होगी 2h⁻³ और 3 फोनॉन्स के लिए होगी 3h⁻³। ये ω2 से जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि मोड ऑफ वाइब्रेशन डिफरेंट है, इसलिए ये हमारे पास मोड ऑफ वाइब्रेशन डिफरेंट है, ऑक्टोपल मोड ऑफ वाइब्रेशन है। तो इसकी पैरिटी जो है, इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या है, 3 है। इसकी पैरिटी जो है वो हमारे पास नेगेटिव पैरिटी है। तो जब 2 फोनॉन्स होंगे, इसी तरह से ही हमारे पास जो है वो उसकी टोटल एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाएगा, 3 फोनॉन्स के लिए भी चेंज हो जाएगा और एनर्जी भी उसके कोरिस्पॉन्डिंगली चेंज होती रहेगी। तो हमारे पास जो है यहाँ पे अगर इवन न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो ग्राउंड स्टेट में उसकी हमारे पास क्या होती है, 0+ जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी 0 होती है और पैरिटी जो है वो इसकी इवन न्यूक्लियर की पॉजिटिव है। तो एनर्जी जो है वो 0 होगी इसकी, और इसकी पैरिटी जो है वो पॉजिटिव होगी। उसके बाद ग्राउंड स्टेट के बाद उसके ऊपर जो है वो वाइब्रेशनल एनर्जी जो है वो होगी। वाइब्रेशनल एनर्जी, क्योंकि जब हमारे पास शेप वाइब्रेशंस होंगी तो ग्राउंड स्टेट से ऊपर उसकी एनर्जी चली जाएगी, तो वो क्या होगी कि हमारे पास 2+ हो जाएगी। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 + 2, तो ये 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो है वो 2+ पे होगी। तो यहाँ पे आर्सेनिक और टिन की जो है वो एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये हमारे पास जो है वो आर्सेनिक की है और ये टिन के लिए। अब ये 0 जो है वो कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है ग्राउंड स्टेट को, ये भी 0 रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राउंड स्टेट को। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 और 2 है और ये 3 है, -3 है। इट मीन्स ये 2 मोड ऑफ वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे लैम्डा = 2 के लिए 2 होगा और लैम्डा = 3 के लिए ये 3- है। और ये 2 दफ़ा 2+ क्यों लिखा गया है, एक वाइब्रेशनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रोटेशनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जहाँ पे लैम्डा = 2, L = 2 होता है, वहाँ पे 2 हमारे पास जो है वो एनर्जीज़ होती हैं, एक वाइब्रेशनल एनर्जी और एक रोटेशनल एनर्जी, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे हमारे पास 0 + 2, फिर बाद में +4, और ये +2 और +2 2 इसलिए हैं कि एक वाइब्रेशनल मोशन की वजह से है और एक रोटेशनल मोशन की वजह से है। अब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं ऑफ द न्यूक्लियस। तो अगर हमारे पास जो है वो स्फेरिकल शेप होती है तो रिलेटिव डिस्टेंस जो है वो सेम रहता है, कॉन्फ़िगरेशन और रिलेटिव डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि शेप न्यूक्लियस की जो है वो स्फेरिकल है। लेकिन अगर नॉन स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है, मींस कि उसमें बहुत ज़्यादा क्वाड्रुपल मूवमेंट है, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे नॉन स्फेरिकल के केस में हमारे पास डिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इसकी एनर्जीज़ जो हैं वो भी डिफरेंट होगी जब वो रोटेट करेगा। तो हम रोटेशनल एनर्जीज़ की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम क्लासिकल एनर्जी की बात करते हैं। अगर कोई भी बॉडी रोटेट कर रही है, उसकी क्लासिकल एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होती है, E = ½ mv²। एज वी नो दैट V = r⍵, तो ये हमारे पास ½ mr² इक्वल हो जाता है। और I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है, विच इज़ इक्वल टू mr², तो एनर्जी हो जाती है ½ I⍵²। तो ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद हमें पता है L = mv r, क्योंकि हमें पता है L =
आर क्रॉस पी के इक्वल होता है। तो पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, और जब यहाँ पे एल इज इक्वल टू एम वी आर के इक्वल है, तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, अगेन वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये एम आर स्क्वायर ओमेगा जो है इसके इक्वल आ जाएगा, और एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, क्योंकि एम आर स्क्वायर जो है वो आई को करिस्पॉन्ड करता है, तो एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। तो अगर हम लोग जो है वो आई इंटू ओमेगा की जगह पे एल पुट कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा ई इज इक्वल टू एल स्क्वायर ओवर टू आई, और एल जो है वो एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, और क्वांटम मैकेनिक्स में एल स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच कट स्क्वायर के। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी रोटेशनल एनर्जी। इसका मतलब जो है वो डिपेंड करती है एल की वैल्यू के ऊपर। तो डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो नेक्स्ट कैलकुलेट की गई हैं। ये देखें, ये हमारे पास एल इज इक्वल टू 0, 1 के लिए, 2 के लिए, 3, 4 एंड 5। तो ये हमारे पास जो है एनर्जीज़ जो हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं, और उस न्यूक्लियर के लिए है जो कि डेविएट करता है स्फेरिकल शेप से, मींस कि वो नॉन स्फेरिकल शेप रखता है। तो यहाँ पे एक सिमेट्री जो है वो मेंटेन की जाती है, मींस कि वो मिरर सिमेट्री होती है, कि मिरर रिफ्लेक्ट करता है कि डेंसिटी जो लेफ़्ट साइड पे है वही डेंसिटी राइट साइड पे हो। तो वो किस केस में हो सकता है कि यहाँ पे हम लोग अगर क्वांटम नंबर जो है वो एल इज इक्वल टू 2, इवन क्वांटम नंबर्स को अज्यूम करते हैं, हम कहते हैं ऑड क्वांटम नंबर यहाँ पे निकल जाते हैं इससे। तो मिरर सिमेट्री सिर्फ उसी वक्त ही होगी जब हमारे पास जो है वो एल जो है वो इवन होगा। तो एल की इवन वैल्यूज़ पे हमारे पास रोटेशनल मोशन होती है। तो सबसे पहले ग्राउंड स्टेट जो इवन न्यूक्लियस की है वो शेल मॉडल में वो 0+ है। तो एंगुलर मोमेंटम और पैरिटीज़ जो हैं वो शेल मॉडल में एक्साइटेड स्टेट में इससे ऊपर आती हैं। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहाँ होगी, एल इज इक्वल टू 2 पे होगी, एल इज इक्वल टू 1 पे नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास एल इज इक्वल टू 1 पे मिरर सिमेट्री नहीं होती, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे रोटेशनल मोशन नहीं है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो है वो रोटेशनल मोशन की एल इज इक्वल टू 2 के ऊपर होगी, तो इसका मतलब हमारे पास स्टेट जो है वो 2+ होगी। जैसे वाइब्रेशनल मोशन में भी हमारे पास 2+ स्टेट है, इसी तरह से रोटेशनल में भी होगी। तो रोटेशनल सिर्फ उन न्यूक्लियाई में होगी जिसमें हमारे पास जो है वो एल इज इक्वल टू 2, एल इज इक्वल टू 4, एल इज इक्वल टू 6 जो इवन होंगे उनमें है, ऑड पे नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास स्टेट्स जो हैं वो रोटेशनल न्यूक्लियस में जो है वो हमारे पास स्टेट्स होंगी 2+ एक्साइटेड स्टेट होगी, या फिर उसके बाद +4, +6, +8। तो आप लोगों ने पीछे देखा था कि हम लोगों ने यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी, ये देखें 2 2+ स्टेट्स थी, इसी तरह से ये 2+ स्टेट्स 2 थी। ये एक रोटेशनल की वजह से है, एक वाइब्रेशनल मोशन की वजह से है। ये जो ऑड हैं इनके लिए रोटेशनल स्टेट्स नहीं होंगी, सिर्फ इवन के लिए होंगी। तो ये हमारा जो कलेक्टिव मॉडल है, ये तमाम जितने भी हमारे पास न्यूक्लियाई हैं उनकी, चाहे वो वाइब्रेट कर रहे हैं, चाहे वो ऑसिलेट कर रहे हैं, या फिर उनकी कोई भी एक्साइटेड स्टेट है, उनमें स्पिन को भी एक्यूरेटली कैलकुलेट करके देता है, पैरिटी को, क्वाड्रुपल मोमेंट्स को। तो इसका मतलब कलेक्टिव मॉडल में जो एनर्जी है, स्पिन है, पैरिटी है, वो एक्यूरेटली कैलकुलेट की गई है।